हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस जनरल साहब। जनरल साहब, ये जो एकदम से तूफ़ान उठता हमें नज़र आता है, जिसने एक हसीना वाजिद की जो मैं डिक्टेटरशिप ही कहूँगा जमहूरियत के गाब में उखाड़ के फेंक दिया, ये अब किधर जाती नज़र आ रही है? क्योंकि वो जो नौजवान और वो जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं। हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग इन कमिंग डेज जनरल साहब? मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये जो जिसको आज हम बांग्लादेश कह रहे हैं, कभी ईस्ट पाकिस्तान था, जो ईस्ट बंगाल कहलाता कि ज़माने में, ये लोग कौन थे ये? और क्योंकि हम ज़्यादा तारीख से ज़्यादा हमारी दिलचस्पी नहीं रहती, मुझे बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लीजिए कि क्योंकि रहा भी हूँ, कैदी भी रहा हूँ इस सिलसिले में 71 में, तो थोड़ा सा शगफ था इसका। ये वो डाउन कास्ट हिंदूज थे, जो लो क्लास के, जिनको टोटली सबज्यूड थे बिल्कुल। ये इस्लाम आमतौर पे कहते हैं खिलजी लेकर आए, लेकिन ये मैंने अपनी तहकीक की है कि 7वीं सदी हिजरी में अखवान पहुंचे वहाँ पे तो मुसलमान हुए। उनको ख्याल आया है कि इन्होंने अपने आप को किसी तरीके से हिंदू इस्लामार के सामने खड़ा होना है। आपको याद होगा कि पहले इनके प्रेशर से बंगाल डिवाइड हुआ, फिर हिंदुओं के दोबारा प्रेशर पड़ा अंग्रेजों ने, तो बंगाल उन्होंने फिर इकट्ठा कर दिया। और अब जब ये बंगाल डिवाइड हुआ तो एक उनके जो फौजी अफसर हैं, सीनियर अफसर थे, उनके मुताबिक उन्होंने इसको परमानेंट करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि एक दफ़ा मशरक़ी पाकिस्तान एज ए एंटिटी तस्लीम कर लिया जाए तो उसके बाद फिर वो बाकी मामला खुद संभाल लेंगे। तो अब वो हकीकत है उनके सामने। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि वो ये यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, जो जैसे आपने कहा मिडिल क्लास के लोग हैं, वो आमतौर पे लॉ अबाइडिंग हैं और जनरली राइटिस्ट थॉट है उन लोगों का। और दूसरा, उनके जहन में हमें आमतौर पे ख्याल था कि वो पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद शायद वो पूरे हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। उनको इस बात का उस वक्त सही एहसास था, इमीडिएटली आफ्टर 71, जो 16 दिसंबर के बाद, कि उनके ऊपर एक और किस्म की ताकत मुसल्लत हो गई है और भारत के मुतालबा उनसे बढ़ते जा रहे थे। तीसरी चीज़ जो हम आमतौर पर इसमें नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चीन का असर रसूख वहाँ पर बढ़ रहा है और अमेरिका वो ये नहीं चाहता कि वहाँ पर इस तरीके से इसी पैक पाकिस्तान ने बना है कि खलीज बंगाल में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए चीन को। अगर आप नक्शा देखें तो फिर जो ऊपर जो बड़ा डैम बना रहे हैं जिससे चीन को फ़ायदा है, भारत को, इसको बांग्लादेश को फ़ायदा होगा, वो भी एक से कड़ी है। इन सब अनासर को देख के आप देखिए कि उन्होंने खड़े हुए हैं और मगरबी जो वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस था उसको उन्होंने एक तरफ करके रख दिया। उन्होंने ये जो राइटेस्ट एलिमेंट्स हैं इनके, जिनको हम मजहबी लोग कह लीजिए, इस्लाम पसंद लोग कह लीजिए, जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की हसीना वाजिद ने, जिस तरीके से उनको फांसियों पर लटकाया मारा, वो भी एक फैक्टर था। फिर बाकी बढ़ती हुई गुर्बत वहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा, जब ये उनको ये मौका मिला कोटा सिस्टम का, तो खड़े हो गए हैं। अब उनकी जो डिमांड्स हैं, अगर ख्याल ये है कि जो इस वक्त आर्मी चीफ ने जो टेक ओवर किया है कि वो अपने जिस तरीके से पुराने ज़ियाउर रहमान साहब ने किया था, जनरल इरशाद ने किया था कि अपने टेनर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो शायद अब ये मुमकिन नहीं रहा उनके लिए। वो इसको कभी, ये जो इस वक्त अपराइजिंग है, वो इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अब डॉक्टर साहब क्या जनरल साहब क्या वहाँ पर अमन होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि इस वक्त तो फौजी हुकूमत है वहाँ पर और अबूरी हुकूमत की बातें हो रही हैं। दूसरी जानब आपने फरमाया कि चीन जो है वो उनकी बढ़ती हुई वहाँ पर असर रसूख है, लेकिन अमेरिका ने तो हसीना वाजिद का जो है पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। तो ये एक मल्टी नेशनल जो है वो मामला जो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इस को हालात को किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है सर? देखिए, वहाँ पे अमन आने में टाइम लगेगा। वो अभी अमन जल्दी आएगा नहीं वहाँ पे, जब तक एक ऐसी क़यादत सामने नहीं आ जाती जिसको आम तौर पर अवाम में मकबूलियत हासिल है, तो वो अमन ला सकती है। वरना अब फौज के शायद बस में नहीं रहेगा ये काम करना वहाँ पर भी। इसलिए ये जो दूसरे अनासर जिनका आपने जिक्र किया, मैं भी ये इस बारे में सोचता रहता हूँ, तो वो अनासर ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश इसी के सेटल हो जाए कि वो उनके तसल्लुत से बाहर निकल जाए, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो चीन है। तो ये जो दो, एक सुपर पावर ऑलरेडी है, दूसरी उभरती हुई नज़र आ रही है आपको, तो इनका जो आपस में एक कंपटीशन कह लीजिए
और साथ भारत को जो जख्म पहुंची है, भारत को बहुत ज़्यादा जख्म पहुंची इस चीज़ से, तो वो शायद बांग्लादेश को अब उस तरीके सेटल नहीं होने देंगे जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता 1-2 दहाई से उन्हें सेटल बांग्लादेश देखा है उन्होंने। जी जलील साहब, एक बात बड़ी खुल के सामने आई और राइट लेफ्ट सेंटर सब ये बात कर रहे हैं कि एक और जो बहुत बड़ा इशू था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था। 6% ग्रोथ रेट के बावजूद 1-2% एलीट ने कैप्चर कर लिया है और वो रोटी मांग रहे हैं। इससे पहले टेक्सटाइल वर्कर्स भी बाहर आए गोलियां खा के, वो भी बेचारे। तो ये इस फैक्टर को आप कैसे प्ले आउट होता देख रहे हैं? डेफिनेटली अंडरलाइंग फैक्टर तो उनकी जो मैंने इसलिए तारीख का जिक्र किया था कि ऑलरेडी उन्होंने, उनके बड़ों ने, उनके बुजुर्गों ने जो है ना बहुत बड़ी सब्जुगेशन देखी हुई है हिंदुओं के तहत, हिंदू राज के तहत, और आहिस्ता आहिस्ता बाद में उनको पाकिस्तान से भी यही गिला था कि वो उनकी दौलत उनको नहीं दे रहे। अब वो जब उन्होंने इस तरीके से अपने आप को पहले बंगाल में अलहदा किया, फिर अभी पाकिस्तान से अलहदा हुए, अब वो किसी किसी बर्दाश्त करेंगे कि 1% 2% एलीट वहाँ पर जो है वो अपने आप को एक मुसलत करके बैठ जाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है दैट हैज बिकम एन इशू, जहाँ पर भी आपने मार्केट इकोनॉमी को, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को इस तरीके से खुल खेलने का मौका दिया है। तो हसीना वाजिद चूंकि वहाँ पे एक सरपरस्त थी और लगातार वो बैठी हुई थी वहाँ पे, उसका तो यही था कि जो लोग उसके साथ हैं उनको किसी न किसी फैसिलिटेट करे और पैसे बनाए। तो वहाँ पर भी एक करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पर भी पैसा चंद खानदानों में, चंद लोगों के हाथों में है। तो आम को तो तकलीफ है वहाँ पर, और वो इस तकलीफ का इज़हार आपने देख लिया, अभी सामने आ रही। जलील साहब, एक और भी बात लोग कर रहे हैं, ये सिलसिला आपने श्रीलंका में देखा, केनिया में देखा। डू यू थिंक कि ये जो सिस्टम है एलीट कैप्चर का, ये इट माइट ट्रैवल टू सम अदर कंट्रीज एज वेल, या बाकी सब लोगों के इंडिजिनस हालात हैं और मुख्तलिफ हैं? देखिए, अगर आप, मैं देखिए, आई एम वेरी क्लियरली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान नाउ, अगर आप उसे रेफरेंस दे रहे हैं पाकिस्तान के हालात, जहाँ तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई बांग्लादेश या किसी और इस तरह से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी एक एलीट कैप्चर है, और इस तरीके से है कि आप अभी जो IPPs का शोर देख रहे हैं, ये ऐसे शोर तो नहीं उठा ना। आपने शायद पिछला प्रोग्राम जो आपने जो बिजली के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बिजली जितनी महंगी हो गई है पाकिस्तान में, ये तो आम आदमी के अफोर्डेबल नहीं है। उसके लिए आप बिजनेस कैसे करेंगे, इससे आप एग्रीकल्चर कैसे चलाएंगे, आप टेक्सटाइल कैसे चलाएंगे, आपकी नई इंडस्ट्री कैसे चलेगी, इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी कैसे इसको, जब इसका मसला हल नहीं करेंगे। तो जब ये सारी अनासर इकट्ठे होंगे, और महंगाई का आलम एक और है, रोज़ के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, हुकूमतें आपकी इन्फेक्टिव हैं, उनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने यशियों में मसरूफ़ है उस मिसरे में। तो फिर ये पाकिस्तान में अगर ये होगा तो शायद इतना बड़ा हमारे लिए अचंभा नहीं होना चाहिए। अच्छा जलील साहब, यहाँ कोई एहसास आपको रूलिंग एलीट में नज़र आता है? आज हम जो है वो लॉ कर रहे हैं, हमें वो फैसला पसंद नहीं है, हमें वो पार्टी पसंद नहीं है, हम ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जो कि मेरे लिए तो समझता है वक्त का ज़िया ही है। डू यू सी एनी रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु मैटर कि जनाब इसको ठीक करें, ये गलत तरफ जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? मतलब जब प्राइम मिनिस्टर बात ये करता है जी कि आप बिजली के को एक सियासी इशू ना बनाए इसको अपनी, आप कैसे कह सकते सियासी इशू नहीं है ये? जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की समझ ही नहीं है हमारे वज़ीर आज़म साहब को या उनके जो बाकी लोग हैं। आप बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं, हुकूमत बैठी है कोयटा में या कराची में या इस्लामाबाद में, वहाँ पे लोग बाहर निकले हैं, उनका वजह कोई भी हो, आप उनको जो मर्जी कह लें, लेकिन अवाम के साथ मिल के, अवाम को साथ लेके चलने का तो कोई यहाँ पे शायद रवाजी ख़त्म हो गया है। फेडरल गवर्नमेंट तो इस सिलसिले में शायद कुछ कर ही नहीं रही। अगर को इतना उनको है, कोई कवानीन तब्दील कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? ये वो क्यों नहीं अवाम में जाकर एक दफ़ा बात करते, अवाम का जो बातें उनकी सुनते, अवाम के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते और अवाम के मसाइल को हल करते? वो तो कोई बात हो नहीं रही इस तरफ कोई भी।